देसी लर्निंग का प्रश्न हमने अभी तक इसके पीछे क्या क्या डिस्कस किया। हमने इसके पीछे संबंध एवं फलन यानी इकाई फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। आज से हम कौन सा चैप्टर मैथ्स का दूसरा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कौन सा फलन? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चलिए देखते हैं ये होता क्या है। हमने क्या बताया आपको? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं इसी को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में क्या कहा जाता है? इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है इसके बारे में हम जानते हैं कि होते क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की अगर हम बात कर रहे हैं तो दो चीजें हमारे पास यहाँ पे समझ आती है। एक होता है प्रतिलोम और दूसरा होता है त्रिकोणमितीय फलन। हमने क्या बताया यहाँ पे? हमको दो चीजें समझ में आई। एक क्या समझ में आया? एक ही दो वर्डों से मिलकर बना है। एक बना है प्रतिलोम, क्या बना है? एक है प्रतिलोम और दूसरा है त्रिकोणमितीय। एक है प्रतिलोम, दूसरा है त्रिकोणमितीय। तो सबसे पहले यही देखते हैं प्रतिलोम क्या है। प्रतिलोम का मतलब भी समझ में आ रहा है क्या? उल्टा। क्या समझ में आ रहा है? उल्टा। क्या बताएंगे? उल्टा। जैसे अगर हम कहें कि y बराबर fx मेरे पास कोई फलन है। कौन सा फलन है? y बराबर fx। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख दें x बराबर fy तो आप बताएंगे x जो है इसका क्या है? प्रतिलोम फलन है। क्या है ये? प्रतिलोम फलन है। यानी आप ये बता सकते हैं कि फलनों को उल्टा कर देना। क्या कर देना? उल्टा। अगर उल्टा करने का मतलब अगर फलन x के क्रम में दिया है, किसके क्रम में दिया है? अगर आप बताएंगे फलन जो है वो x के पद में दिया है, हम उसको किस पद में बदल दें? y के पद में। किसी पद में बदल दें? y के पद में। तब वो क्या हो जाएगा? फलन व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी प्रतिलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिलोम हो जाएगा, या सिंपली क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? जैसे मैं आपको दे रहा हूँ y बराबर fx, ठीक, इस x को यहाँ रख दीजिए, x बराबर f इनवर्स y रख दीजिए। देखिए ये व्युत्क्रम हो गया नहीं, यानी किसी f को उधर अगर लेके जाएंगे y के टर्म में लिख देंगे तो ये f से जुड़ जाएगा, वो x का क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है? व्युत्क्रम मतलब ऐसा समझ लीजिए, प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम का मतलब होता है सिंपली उल्टा। क्या कर दिया जाए? उल्टा। अगर x के टर्म में मान लिखा हुआ है, x के टर्म में फलन परिभाषित है, x के टर्म में अगर हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन है तो सिंपली हम क्या करते हैं? उसको किसके टर्म में डिफाइन करते हैं? y के टर्म। क्योंकि आपको पता होगा जब भी हम फलन को परिभाषित करते हैं तो हम y बराबर fx के फॉर्म में फलन को क्या करते हैं? सपोज करते हैं। अब इस फलन को जो हमने x के टर्म में लिखा है यही हम किस टर्म में लिख दें? y के टर्म में लिख दें तो x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी प्रतिलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिलोम। यानी आप सिंपली यही कहेंगे कि ये जो प्रतिलोम फलन होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? उल्टे। यानी फलन जो आपका डिफाइन है x के टर्म में उसको किस टर्म में बदल दो? y के टर्म। बातें समझ में आ गई? प्रतिलोम क्या होता है? दूसरी हम सब बात करते हैं थोड़ा सा त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। किसके बारे में? त्रिकोणमितीय फलन। हमने बताया ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक प्रतिलोम, दूसरा त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन देखिए होते क्या है। त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आप सब पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। क्या फलन हमने बात की? त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या हमने बोला भैया? ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय फंक्शन के बारे में। ठीक, त्रिकोणमितीय फलन होंगे क्या है नाम समझिए। देखिए हम पहली बात तो ये समझ लें कि ये फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। फलन और फलन के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। फलन देखिए वो वही होगा, इसमें कुछ ना कुछ संबंध जो है वो परिभाषित
और दूसरा कोण है त्रिकोणमितीय फलन। कौन सी फलन हो? त्रिकोणमितीय, यानी जो तीन कोणों के मापने से संबंधित हो। किससे संबंधित हो? तीन कोणों। यहाँ क्या कोण है? त्रिकोणमितीय है ना, तो आप बताएंगे भैया त्रिकोण फिर मितीय। त्रिकोण मतलब तीन कोण की, मितीय मतलब मापने से। ठीक, तो आप सिंपली क्या बताएंगे? त्रिकोणमितीय फलन जो होंगे वो ऐसे फलन होंगे जो किस पे डिपेंड है? तीन कोणों के मापने से। ठीक, किससे संबंधित हो? तीन कोणों के मापने से। यानी आप सिंपली यही कह सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर दोस फंक्शंस व्हिच आर इन्वॉल्व टू मेजरमेंट थ्री एंगल्स। ठीक, जो कि तीन एंगल्स के तीन कोणों के मापने से क्या हो? संबंधित। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, तीन कोणों को मापने के लिए क्या 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 चीजें संबंधित है? तो आपने पढ़ा होगा सर, इसको नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिजाइन करते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बनाते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। आपने पढ़ा है सभी के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात बनाएंगे? तो आप बताएंगे पहला साइन। ठीक, कौन सा बनाएंगे? ये कौन कौन से बनाएंगे? साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक के बाद। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? साइन कॉस टैन सेक कॉस। ठीक, ये तो होते थे आपके क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात जो तीन कोणों के मापने से संबंधित होते हैं। आगे की चीजें क्या है कि सर ये त्रिकोणमितीय अनुपात तो आप बता दिए, तो यहाँ पे इसका क्या काम? देखिए क्या, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फलन से, तो ये परिभाषित किसी न किसी तरह से थीटा पे x पे y पे। ठीक, अब जब ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते थे तो तीन कोणों को मापने से, तीन कोणों की साइड से लेकर के उनके अनुपातों को बताने के लिए ये क्या होते थे? यूज किए जाते थे। लेकिन अब क्या होने लगा, अब हमें यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। यानी मान लीजिए अगर मेरे पास कोई फलन जो है, डेफिनेशन में लिखिएगा सर, मान लीजिए मेरे पास कोई फलन जो है वो y बराबर साइन x है। ठीक, यानी आपने इसको ऐसे लिखा होगा y बराबर f। ठीक, ये हमारा क्या है? कोई त्रिकोणमितीय फलन है जिसको हम लिखते हैं कि y बराबर साइन x है। तो अगर हम इस साइन को x के टर्म में न परिभाषित करके y के टर्म में परिभाषित करें, यानी जो साइन x के साथ लगा है, अभी यही साइन y के साथ अगर लगा दिया जाए, उस तरफ ले जाया जाए, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? y। क्या हो जाएगा? y। और इसी को क्या बोलते हैं हम सब? त्रिकोणमितीय, सॉरी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। कौन सा त्रिकोणमितीय फलन? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ तक बातें समझ आ गई? तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। अच्छा, इसको जानने से पहले चलिए आप हमें ये भी बता दीजिए कि साइन कॉस टैन सेक कॉस की कुछ वैल्यूज होती हैं, ठीक, जो डिफाइन होते हैं। ठीक, साइन का कुछ रेंज होता है, साइन की कुछ कॉस के कुछ रेंज होते हैं, टैन के कुछ रेंज होते हैं, टैन का कुछ डोमेन होता है। तो वो सब चीजों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए हमें कि जो साइन होता है, ठीक, आप जानते होंगे ये किस पे डिजाइन किया जाता है? तो आप बताएंगे भैया ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बेसिस पे, ठीक, यानी कार्तीय तलों के बेसिस पे इनको बनाया गया है। ठीक, जिसमें आपने पढ़ा होगा ये बीच में क्या होता है? मूल बिंदु होता है। ठीक, ऑरिजिन ये 0 डिग्री, ये कौन सा डिग्री? 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये कितना डिग्री? 270 डिग्री, और ये फिर से कितने डिग्री? 360 डिग्री। और यही रोटेशन बार बार क्या होता रहता है? रिपीट होता रहता है। यानी अगर इसको हम पाई के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? ये 0, ये पाई बटा 2, ये क्या होगा बच्चा? ये पाई, ये क्या होगा? ये पाई बाई 2, ये क्या होगा? 2 पाई 2। ठीक, क्या बात है? समझ में आ रही है? और फिर से ये ऐसे 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 रोटेट करता रहेगा। ठीक, बातें समझ में आ रही है? अब अगर हम पूछे, आपने इसके पहले कुछ वैल्यूज पढ़े होंगे इसके लिए। ठीक, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऐसे होंगे जो चेंज होती थी, वो तो चलिए अभी पढ़ लेंगे। तो पहले ये बताइए, आपने कुछ वैल्यूज पढ़े होंगे साइन 0 x का,
साइन 30 साइन 45 साइन 80 साइन 90 जो भी चीजें आपने वहां पे पढ़ा था, उन सब का यहाँ पे थोड़ा सा यूज हो रहा है। यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी गिरी है, वाटर का। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, फिर हमने क्या बताया, ये होते थे। अब अगर हमें यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को भी जानना है तो याद रखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में समझिए, डेफिनेशन इसका क्या है। यानी किसी फलन का जो प्रतिलोम फलन होता है, कोई भी फलन है, अभी हम त्रिकोणमितीय फलन की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ प्रतिलोम फलन की बात कर रहे हैं कि प्रतिलोम फलन होता क्या है। तो किसी भी फलन का जो प्रतिलोम फलन होता है, हम उस फलन को कहते हैं जो मूल फलन द्वारा किए गए परिवर्तन को बदलकर मूल रूप में ला दे। मतलब क्या कहना चाहते हैं समझिए, ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई फलन है y बराबर f, ठीक, तो जो इसका प्रतिलोम फलन है, इस फलन को बदलकर इसके मूल रूप में ला दे। मूल रूप में लाने का मतलब अभी y बराबर f के फॉर्म में है, इसको किस फॉर्म में ला दे, तो आप बताएंगे सर x बराबर fy के फॉर्म में। किसके फॉर्म में ला दे, fy के फॉर्म में ला दे। किसके फॉर्म में ला दे, fy के फॉर्म में ला दे। तो आप सिंपली क्या बताएंगे, जो यहाँ x है वो क्या हो जाएगा, y का क्या है, व्युत्क्रम फलन। क्या है, व्युत्क्रम फलन। x जो है वो y का क्या है, व्युत्क्रम फलन। फिर आप बताएंगे, एक हमने क्या पढ़ा कि किसी फलन का जो प्रतिलोम फलन होगा वो उस फलन को कहते हैं जो मूल फलन द्वारा किए गए परिवर्तन को बदलकर उसके मूल अवस्था में ला दे। ठीक, और क्या हो सकते हैं कि जो किसी फलन में अगर x रखने पर परिणाम y मिलता है। मैंने क्या बोला, किसी फलन में अगर x रखने पर परिणाम क्या मिल रहा है, y। किसी फलन में x रखने पर परिणाम y मिल रहा है, यानी जो फलन होगा वो y बराबर f का होगा। क्या होगा, y बराबर f। भाई हमने फलन में क्या रखा, x का मान रख दिया और जो हमको मिला वो क्या मिला, y। ठीक, तो इसीलिए हमने इसको डिफाइन कर दिया y बराबर f के लिए। तो कह रहे हैं अर्थात ये f देखिए यहाँ पे y बराबर f है। फिर कह रहे हैं और gy बराबर क्या है, x। gy बराबर क्या है, x है। अब अगर इसी को हम चेंज कर दे तो हम इसको ऐसे लिख दे f बराबर gy। ठीक, अभी हमने ये फलन किसमें डिफाइन किया, x में, और ये वाला फलन किसमें डिफाइन किया है, y में, और दोनों एक ही जैसे हैं। तो आप बताएंगे कि y f और g जो है वो एक दूसरे के कैसे फलन है, प्रतिलोम फलन। यहाँ हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें मतलब है फलन होते हैं। यहाँ फलन क्या है, f, यहाँ फलन क्या है, g, यहाँ फलन है f, यहाँ फलन क्या है, g। ठीक, तो जो f और g होंगे ये एक दूसरे के क्या होंगे, प्रतिलोम फलन। अगर f की बात करेंगे तो g प्रतिलोम फलन होगा, अगर g की बात करेंगे तो f। समझ आ गई चीजें क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी x के टर्म में डिफाइन है, यहाँ किसके टर्म में डिफाइन कर दिया गया, y के टर्म में। तो इसीलिए f और g जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, प्रतिलोम फलन। यहाँ तक प्रतिलोम फलन समझ में आया कि नहीं। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रतिलोम फलन के बारे में बात करेंगे तो वो चीजों की समझते हैं थोड़ा सा। चलिए अब जैसे यहाँ पे कुछ चीजें देख लीजिए, ये तो मान लीजिए अलग चीज, और जो मैंने अभी आपको बताया कि f बराबर अगर y है और अगर x बराबर f इनवर्स y लिखेंगे तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि यह जो f इनवर्स है वो f का क्या है, प्रतिलोम। क्या बातें समझ में आ रही है नहीं, जो f इनवर्स है वो किसका प्रतिलोम है, f का। फलन है तो फलन को ही लेके चलेंगे। चलिए अब अगर यहाँ पे sin थीटा बराबर x है, ठीक, और हमें निकालना है थीटा बराबर, तो आप बताएंगे क्या आ जाएगा, sin इनवर्स x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो आप बताएंगे साइन और साइन इनवर्स जो होंगे वो एक दूसरे के क्या है, प्रतिलोम। क्या है, प्रतिलोम है। बातें समझ में आ रही है नहीं, साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के क्या होंगे, प्रतिलोम। यहाँ तक समझ में आया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कुछ फार्मूले पढ़े होंगे इसके पिछले क्लासेस में, तो आप बताएंगे यस क्या होते थे। हम सब एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते थे। क्या लेते थे भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते थे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, तो आप बताओगे सर राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिसमें एक एंगल जो है कम से कम एक एंगल क्या हो, राइट एंगल। एक एंगल कम से कम क्या हो, राइट एंगल हो। तो मान लिया मैंने वो राइट एंगल क्या है, बी। बातें समझ में आ रही है। हमने क्या किया, वो राइट एंगल को क्या सपोज कर लिया, बी। पर मान लिया कि जो वो राइट एंगल है वो क्या है, बी है। अब अगर हम इस राइट एंगल की बात करेंगे तो आप बताएंगे जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस।
क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। आप बताएंगे जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, जो राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है, इसी को हम सब बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, या हम लोग की भाषा में कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसी को? कर्ण। राइट एंगल के जस्ट सामने वाला क्या होता है? कर्ण। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और ये जो आपका मतलब राइट एंगल होता है, अब इसमें से हमें एक एंगल की वैल्यू निकालनी होती है, चाहे यहाँ से सी का मान निकाले, चाहे किसका मान निकाले, ए का। अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है एफ, तो अगर एक्स का मान निकालेंगे, यानी जिस एंगल का मान निकालते हैं, समझ रहे हैं आप, अगर ए के तरफ से निकालेंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा? क्या होगा? लंब। जस्ट सामने वाला। अगर हम थीटा की तरफ से मान निकालें, किसकी तरफ से मान निकाल रहे हैं? अगर हम थीटा की तरफ से मान निकाल रहे हैं तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होगा? लंब, जिसे हम क्या बोलते थे? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको बोलते थे लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और इसके बाद जो बचा वाला होगा वो क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? जिसको हम क्या बोलते थे? बेस। क्या बोलते थे? क्या यहाँ तक बातें समझ में आई है क्या? यस टीचर। इसको इरेज करिए तो समझ में आएगा। ठीक, हमने यहाँ तक समझ लिया। और फिर इन तीनों में जो रिलेशन था, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन था, इस रिलेशन को किसने बताया? भैया इनके बीच में एक संबंध बना। इनके बीच में क्या बना है? संबंध बना। ये जो साइड हमने पढ़ी कि ये हाइपोटेनस हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, बेस हुआ, इनके बीच में हमने एक संबंध स्थापित किया। क्या स्थापित किया? संबंध। और संबंध जिसने बनाया इनके बीच में जिसने क्या बनाया? संबंध बनाया। वो कौन थे? तो आपने बताया पाइथागोरस। कौन थे वो? पाइथागोरस। कौन थे भैया? पाइथागोरस। कौन संबंध बनाया? तो आप बताएंगे पाइथागोरस जी ने। किसने बनाया? पाइथागोरस। अच्छा, पाइथागोरस थे कौन? तो पाइथागोरस एक कौन थे? मैथमेटिशियन थे। ठीक, जिन्होंने अपने नाम पे ही बना दिया। क्या बनाया भैया? एक पाइथागोरस सर आ गए। कौन आ गया? एक कौन आ गया भैया? पाइथागोरस। कौन आ गए? पाइथागोरस। इन्होंने क्या बनाया? इन तीनों साइड के बीच में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल था। अच्छा, पाइथागोरस जी कहाँ फेल हो गए? कि जो पाइथागोरस जी की थ्योरी थी वो सिर्फ किसके लिए थी? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए थी? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो इन्होंने बनाया क्या रिलेशन? इन्होंने रिलेशन भैया बनाया भैया हाइपोटेनस स्क्वायर। क्या बनाया इन्होंने? हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर बंद था पूरा वीडियो ना। वो संबंध क्या बना? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस संबंध को बनाने वाला कौन था? तो आप बताएंगे पाइथागोरस। कौन बनाया? पाइथागोरस ने। इन्होंने बनाया क्या कि भैया जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। यानी आपने ये बताया कि भैया किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए और जो दोनों छोटे छोटे भुजा हैं उनका स्क्वायर का अगर सम कर दिया जाए तो वो दोनों आंसर क्या आ जाते थे? इक्वल आ जाते थे। यही इन्होंने संबंध स्थापित किया। और इसी संबंध के बेसिस पे, इसी संबंध के आधार पे पाइथागोरस जी ने क्या बनाया? पाइथागोरियन त्रिक बनाया। और उन्होंने क्या किया? फॉर्मूला डिजाइन किया कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी जिसको आप बोलते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक। कॉस थीटा बराबर उन्होंने क्या फॉर्मूला बनाया? कॉस थीटा बराबर उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया भैया बेस बटा हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। यही बनाया था। टेन थीटा बराबर उन्होंने क्या फॉर्मूला बनाया? टेन थीटा बराबर उन्होंने बताया भैया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हम इसको एक और फॉर्मूला बना सकते थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या बातें समझ में आ रही हैं यहाँ तक? कॉट थीटा जो होता था वो जस्ट टेन का उल्टा होता था।
1/tan थीटा, और सेक थीटा बराबर जस्ट उल्टा हो गया कॉस का, यानी 1/cos थीटा। ठीक, और आपने क्या बताया दूसरा जो है कॉसेक थीटा, ठीक, आपने क्या बनाया साइन थीटा बराबर p/h, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। क्या बातें यहां तक समझ में आई? आगे चल सकते हैं हम सब। आगे अगर देखते हैं तो क्या हमने पढ़ा कि ये चीजें जो थी साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट, ये सब चीजें यहाँ तक क्लास 10th की चीजें थी। ठीक, अब हम सब अपने सिलेबस पे आते हैं। थोड़ा सा ये बेसिक जानकारी आपको मैंने दिया, इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं। नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताइए, बातों को समझिए थोड़ा सा। अगर मैंने आपको बताया x बराबर जो है वो क्या है, साइन थीटा है। क्या है? ठीक है, मैंने क्या बताया कि भैया x बराबर मैंने क्या लिया, साइन का थीटा। मैंने क्या लिया, x बराबर साइन थीटा। अब यहां से जब मैं थीटा का मान निकालूंगा तो आप बताओगे क्या आएगा, साइन इनवर्स x। तो जो यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, प्रतिलोम होंगे। क्या होंगे भैया, प्रतिलोम होंगे। क्या बातें समझ में आई है यहाँ तक? क्या है, प्रतिलोम है। ठीक, उल्टे हैं, व्युत्क्रम है। ठीक, चलिए, नहीं व्युत्क्रम और प्रतिलोम में बहुत अंतर होता है। ठीक, व्युत्क्रम जो होता है वो क्या होंगे, जिसके उल्टा होने का मतलब, उल्टा होने का मतलब जैसे 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब जब भी आप कंपैरिजन करेंगे उसी राशि से करेंगे, उसी के साथ होगा। ठीक, इसका प्रतिलोम अगर हम 2/3 का प्रतिलोम पूछेंगे, प्रतिलोम का मतलब क्या हो समझ रहे हो, प्रतिलोम का मतलब जस्ट इसका क्या हो जाए कि इसको चेंज कर दिया जाए। इसको चेंज करने का मतलब, अब जैसे इस जगह संख्याओं की अगर लिए बात करोगे, संख्याओं के लिए बात करोगे 2/3 का प्रतिलोम 3/2 हो जाएगा। इसका प्रतिलोम और व्युत्क्रम दोनों एक ही होंगे, लेकिन वहां पे नहीं होगा। ठीक, ये चीजें याद रखिएगा, वहां फलनों का प्रतिलोम की बात करेंगे। थोड़ा सा ये सब बेसिक चीजें हैं। अच्छा, साइन को क्या बोलते हैं, ज्या बोलते हैं। साइन को क्या बोलते हैं, ज्या। तो जो इससे फलन परिभाषित होगा वो कौन सा फलन होगा, ज्या प्रतिलोम फलन होगा। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए थोड़ा सा देखते हैं। हमने बताया कि अगर हम मान लीजिए एक फलन का व्युत्क्रम करके फिर से उसका व्युत्क्रम कर दें, यानी फिर से उसका प्रतिलोम करें, समझ रहे कि नहीं? साइन का पहले प्रतिलोम निकाले, साइन इनवर्स, और फिर इनवर्स का भी इनवर्स कर दे, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। हमने क्या बनाया, हमने बताया कि अगर जो कोई भी मेरे पास फलन है, अगर उस फलन का प्रतिलोम कर दिया जाए, फलन का क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, अगर फलन का प्रतिलोम निकालें फिर से इसका प्रतिलोम निकाल दें तो बाद में वही फलन आ जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? हमने क्या बताया कि अगर कोई फलन है उसका प्रतिलोम निकाल के फिर से उसका प्रतिलोम निकाल दे तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, प्रतिलोम ही आएगा। ठीक, सही, तो वो फलन आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ फॉर्मूले आप सब देख लीजिए। ठीक, जैसे अब अगर हम आपसे पूछे कि बताइए हमारे यहाँ कितने त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बनेंगे, तो आप सब बता सकते हैं। चलिए देखिए कितने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बन सकते हैं। साइन के लिए लिखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स। ठीक, कॉस के लिए लिखेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स, टेन के लिए लिखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स, कॉट के लिए लिखेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स, सेक के लिए लिखेंगे तो सेक इनवर्स एक्स, और कॉसेक के लिए लिखेंगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स। ये टोटल के हमारे कितने बन गए, तो आप बताएंगे 6 जो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनके आधार पर हमने 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो बना दिए। कौन कौन से, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब थोड़े से इसमें कुछ फॉर्मूले जान लीजिए, कौन कौन से फॉर्मूले डिजाइन हो जाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं साइन इनवर्स, साइन और साइन इनवर्स एक्स है तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक,
साइन और साइन इनवर्स एक्स है तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, सिर्फ एक्स आएगा। साइन से साइन कैंसिल, कैसे, चलिए देख लेते हैं, पूरे फॉर्मूले यहाँ पे देखेंगे अभी। ये देखो यहाँ पे परिभाषा ये है, यही मेन परिभाषा है आपका कि वे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं। मैंने क्या बताया, जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं। अच्छा ये क्या होता है, आपने ये पढ़ा होगा कि जो त्रिकोणमितीय फलन होते थे या जो त्रिकोणमितीय रेशियो होते थे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे, वो किसी साइड को किस में बदलते थे, एंगल में बदलते थे। क्या बदलते थे, एंगल में। अच्छा एंगल में बदलते थे, इसका मतलब क्या होता था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 1/2 होता था, तो आप बताते हो भैया ये साइन 30 अंश का मान होता था कि नहीं होता था। 1/√2 होता था, 1/√2, तो आप बताते थे सर ये साइन 45 अंश का मान होता था। ठीक, यानी आपने क्या किया, ये जो साइड दिए होते थे, इन साइड को आपने किस में बदल दिया, एंगल में बदल दिया। अगर जब त्रिकोणमितीय फलन की बात करते थे तो आप साइड को किस में चेंज करते थे, एंगल में। लेकिन जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो उल्टा काम करते हैं, वो एंगल को किस में चेंज करते हैं, एक निश्चित मान देते हैं। क्या देते हैं, निश्चित मान देने का मतलब, निश्चित मान मतलब ये देखिए साइड इसमें दिए रहते हैं, इसमें साइड दिया रहता है, आपको एंगल निकालना होता था। जैसे 1/2 होते हैं, ठीक, तो 1/2 का यहाँ पे मान लिखा जाएगा 30 अंश। अब देखिए ध्यान समझिएगा मेरी बातों को, जैसे मैंने आपसे पूछा कि साइन 30 अंश बराबर 1/2 है ना, तो मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे 30 अंश। समझ में आया, यहाँ पे क्या करते थे, एंगल दिया होता था, मान निकालते थे। यहाँ पे मान दिया होता है, क्या निकालते हैं, बातें समझ में आ गई, अब समझ में आ गया ना। चलिए इसको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा और। तो हमने क्या पढ़ा कि वे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक, क्या बताएंगे आप, वे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो कि क्या करें, किसी कोण को, मैंने बताया ना यहाँ पे कोणों को क्या किया जाता है, एक निश्चित मान दिया जाता है। क्या किया जाता है, एक निश्चित मान, जो किसी कोण को, ठीक, जो किसी कोण को उसके मान के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या कहलाते हैं, ठीक, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कॉस की वैल्यू ले लीजिए, कॉस 60 अंश ले लीजिए या कॉस 30 अंश ले लीजिए, ठीक, क्या हुआ, कॉस, अगर मैं 60 अंश की बात, कॉस 60 डिग्री की बात करूं तो क्या होता है, π/3, π/3 को ही 60 बोलते हैं क्योंकि पाई मतलब 180 होता है। और कास π/3 का मान कितना होता है, कास 60 अंश का मान कितना होता है, याद नहीं है, कास 60 अंश का मान क्या होगा, 1/2। तो अगर मैं इस को यहीं रहने दूं और इसको इस तरफ लेते जाऊं, तो आप बताएंगे सर अगर कास π/3 बराबर 1/2 है तो कास इनवर्स 1/2 बराबर आंसर कितना आएगा, π/3। समझ में आ गया कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन इसी पे बनेंगे। चलिए हम कुछ क्वेश्चन इसके करा देते हैं अभी। तो हमने क्या पढ़ा, वे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी उसके मान को उसके रूप में व्यक्त करते हैं वो त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। चलिए थोड़ा सा इसके कुछ फॉर्मूले देख लीजिए, ठीक, इसके कुछ फॉर्मूले देख लीजिए। देखिए जो अभी आपने पूछा था ना कि सर इसका प्रतिलोम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, और इसका क्या पूछा था आपने, अभी आपने पूछा था ना व्युत्क्रम, हाँ व्युत्क्रम। देखिए व्युत्क्रम इसे कहते हैं, उल्टा कर दिया जाए, प्रतिलोम और व्युत्क्रम में यही अंतर है। व्युत्क्रम को क्या, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। अभी हमारा सर ऊपर है पैर नीचे है ना, अगर हमको व्युत्क्रम करेंगे तो हमको उल्टा कर दीजिए, मेरा सर नीचे हो जाए पैर ऊपर हो जाए तो हम क्या कहलाएंगे, व्युत्क्रम कहलाएंगे। तो साइन एक्स का जो व्युत्क्रम होगा वो होगा साइन एक्स का होल इनवर्स। क्या होगा, होल इनवर्स। देखिए ये यानी साइन एक्स का होल इनवर्स मतलब, जैसे समझिए मेरी बात को, साइन एक्स बराबर 3/2 दिया है ना, तो इसका होल इनवर्स मतलब 2/3। क्या हो जाए, 2/3। जैसे भाई एक्स होता था, ठीक, समझ आया कि नहीं। व्युत्क्रम क्या होते हैं, व्युत्क्रम मतलब जस्ट इसका उल्टा कर दिया जाए, इसका उल्टा करेंगे तो साइन एक्स का होल इनवर्स हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स तो ये प्रतिलोम होगा, क्या होगा, प्रतिलोम। और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, हाँ ठीक।
चलिए कुछ फॉर्मूले हमने आपको कहा था बता दिया जाए, थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा। पहला, साइन इनवर्स एक्स अगर है तो इसका मान कितना आएगा एक्स। कॉस इनवर्स एक्स है हाँ, एक हिसाब से ये फॉर्मूला ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो tan cot sec cosec है, यहाँ पे x की जगह अगर y होता तो यहाँ पे y आता, समझ रहे नहीं? क्यों? क्योंकि एक दूसरे के क्या है, प्रतिलोम है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बातें समझ में आ गई? आगे चल सकते हैं हम सब। चलिए आगे चले। इसमें बहुत सारे फार्मूले बनेंगे, समझ रहे कि नहीं? इसमें क्या बनेंगे, बहुत सारे फार्मूले आपके बनेंगे। उन सभी फार्मूलों को आपको क्या करना है, यस कम इन, ठीक, इन सभी फार्मूलों को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, समझ रहे कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा देखते हैं कि प्रतिलोम जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं इनका मुख्य मान क्या होता है, मेन वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, पीवी क्या होता है। ठीक है, तो भैया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ऐसा फलन होता है जिसमें अनेक कोण प्राप्त होते हैं। ये बातें समझ में आ गई हैं? इन सभी कोणों में से जो संख्यात्मक रूप में सबसे छोटा होता है, समझ रहे कि नहीं? जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन निकालते हैं या जब आप एक त्रिकोणमितीय फलन को परिभाषित करते हैं तो बहुत सारे कोण बनते हैं, पता है कि नहीं? 0 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। ठीक, तो इन सभी कोणों में जो सबसे छोटा कोण होता है, क्या होता है, जो सबसे छोटा कोण होता है उसी को हम सब क्या बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय का फलन का मुख्य मान करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? फिर समझिएगा, जब आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को परिभाषित करते हैं तो बहुत सारे कोण आपको प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? बहुत सारे कोण प्राप्त होते हैं। उन सभी कोणों में जो सबसे छोटा वाला कोण होता है, क्या होता है, सबसे छोटा वाला कोण, उसी के मान को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहते हैं। बातें समझ में आ गई हैं? जैसे चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ पहले क्वेश्चन कर लिया जाए फिर इसको आगे डिस्कस करते हैं। चलिए आप सब हमें इसके आंसर्स बताइए। चलिए देखते हैं, आप हमें बताइए। आप हमें ये बताइए, कॉस इनवर्स ठीक, ये आपने पढ़ा होगा, √3/2 किसका मान होता है? कॉस इनवर्स √3/2 का मान निकालो। अरे tan इनवर्स 1 का मान निकालो। ठीक है, और निकालो, जल्दी जल्दी निकालो इसका मान, जल्दी जल्दी ना मान निकालो इसका। देख लीजिए, और बिना देखे बता लिए। जल्दी जल्दी बताइए, इसके आंसर बताइए भाई। चलिए बताइए, जल्दी 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 बताइए भाई। देखिए, सबसे पहले आपको इन सभी के मान याद होने चाहिए। अब दूसरी बात क्या होनी चाहिए, सबसे पहले क्या याद होने चाहिए,
मान याद होने चाहिए आपको। ठीक, अब ये बताइए पहले, यहाँ पे जो फलन परिभाषित है वो किसके टर्म में परिभाषित है? कॉस इनवर्स के। तो हमको यहाँ पे कॉस दिया है, तो जो हमारा अंदर का मान होगा वो कॉस के टर्म में ही बताओ। तो बताइए कॉस में ऐसा कौन सा मान होता है, या कॉस की ऐसी कौन सी एंगल की वैल्यू होती है जिसका मान √3/2 होता है? तो आप बताएंगे किसका मान? cos 30 अंश का। किसका मान? cos 30 अंश का। बताएंगे सर cos 30 अंश बराबर हमने क्या पढ़ा था, बताएंगे आप। कहेंगे सर cos इनवर्स √3/2 दिया था, और √3/2 जो होता है वो cos में कितना होता है? तो आप बताएंगे सर cos 60 बराबर cos 30 बराबर होता है। कितने बराबर? cos 30। यहाँ cos इनवर्स है, यहाँ cos है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल क्या? ये cos हट जाएगा, फाइनल आंसर कितना आएगा? 30 अंश। कितना आएगा? और 30 अंश को ही हम आगे चल के क्या लिखते हैं? π/6। ठीक, तो पहले का आंसर कितना आ गया भाई? π/6। tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? तो सबसे पहले बताइए tan में ऐसा कौन सा वैल्यू होता है जिसका वैल्यू 1 होता है? tan के 45 का। बहुत अच्छा, तो tan के 45 का किसका भैया? tan के 45 का। tan इनवर्स tan हट जाएंगे, यहाँ आंसर आ गया 45। और 45 को हम क्या बोलते हैं? हाँ, π/। ठीक, तो यहाँ पे फाइनल आंसर कितना आएगा? साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है? 23। 23 को हमने क्या बोला? π/। साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है? तो 90 को क्या बोलते हैं? π/। साइन इनवर्स 1/√2, तो बताइए। साइन में 45 का मान होता है 1/√2, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, आंसर आ जाएगा π/। कई चीजें समझ में आ रही कि नहीं? cos इनवर्स 1/√2 किसका मान होता है? अब cos में 1/√2 किसका होता है? 45 का। cos इनवर्स और cos कैंसिल, तो फाइनल आंसर आएगा 45 यानी π/। यहाँ पे tan इनवर्स √3 है, तो बताइए tan 60 का मान होता है √3, और यहाँ पे आपको tan इनवर्स √3 दिया है, tan इनवर्स से tan कैंसिल, और 60 का मान होगा π/। यानी फाइनल आंसर कितना आ गया? π/। tan में किसका मान होता है? 1/√3, तो आप बताएंगे tan 30 का। कितना मान? तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, आंसर आ जाएगा π/6। 30 अंश था। आगे नहीं, क्या सभी क्वेश्चन से समझ आ गए कैसे हुए हैं? ठीक, आगे चल सकते हैं। चलिए, अब हमें लग रहा है आप समझ गए होंगे। यहाँ पे त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कुछ परास होते हैं। ठीक, कुछ इनके रेंज होते हैं, कुछ इनके डोमेन होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। देखिए, जो साइन एक्स होता है इसका प्रांत क्या होता है? याद रखिएगा, अभी हम सिर्फ त्रिकोणमिति फलन की बात कर रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, जो साइन एक्स होता है इसका प्रांत होता है आर, यानी पूरी की पूरी वास्तविक संख्या। ठीक, जो साइन एक्स होता है उसका पूरा प्रांत क्या होता है? पूरी की पूरी वास्तविक संख्या। ठीक, और अच्छा, कैसे जाने की पूरी की पूरी वास्तविक संख्या होती है? क्यों? क्योंकि आपको पता है यक्स मतलब साइन जो आंसर होता है, किसको जो एंगल आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंगल। हम 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 -10 -20 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, तो साइन एक्स का जो प्रांत आता है वो कितना आता है? पूरा का पूरा रियल नंबर। लेकिन अगर इसकी परास की बात करेंगे, जो साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 90 अंश का जो मान आता है, जो हमेशा मान आता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? सिर्फ -1 से लेकर किसके बीच तक? 1 के बीच तक। समझ रहे नहीं? हाँ, -1 से लेकर के कहाँ तक होता है? 1 तक। समझे नहीं? इसके बाद नहीं हो सकता। तुम साइन 9000 का मान निकाल लो, समझे नहीं? तुम साइन 9000 का मान निकाल लो, लेकिन वो आएगा इन दोनों के बीच में ही, -1 और 1 के बीच में। तुम चाहे साइन की चाहे जितनी बड़ी वैल्यू निकाल लो, समझ नहीं? यानी आप ये समझ गए कि साइन एक्स जो है सर, उसका प्रांत जो होगा पूरा का पूरा वास्तविक संख्या होगा, लेकिन जो इसकी परास होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? -1 और 1 के बीच में। कैसे? आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू भी। साइन 0 अंश बराबर क्या होता है? 0। साइन 30 अंश बराबर क्या होता है? 1/2। 1/2 को क्या बोलते हो? 0.5। बहुत अच्छा। साइन 45 अंश बराबर क्या होता है? 1/√2।
1/√2 का जब मान निकालोगे तो इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, आ जाएगा √2/2। √2 का मान क्या होता है 1.4114, 2 से भाग दोगे तो 0.27 कुछ करके आएगा। ऐसे ही तो आएगा ना। देखो 2 या 0.7 आएगा, 0.707 ऐसे करके कुछ आएगा ना। यानी आप सिंपली क्या बता रहे हैं यहाँ पे, आप ये देखिए, ये देखिए मेरी बातों को समझिए। आप यहाँ पे देखेंगे 0 आ रहा है, साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान आधे आ रहे हैं 0.5, साइन 45 अंश का मान भी कितना आ रहा है 1 से छोटा ही आ रहा है। यानी आप चाहे जितनी बड़ी वैल्यू रखिए, कह तो रहे हैं साइन में आप चाहे जितना बड़ा मान रख दीजिए, जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा -1 से बड़ा या -1 के बराबर, और 1 से छोटा या 1 के बराबर, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। समझे कि नहीं, यही आंसर है। तो साइन x का प्रांत कहाँ से कहाँ तक होगा, प्रांत r होगा और परास -1 से 1 तक। cos x का प्रांत क्या होगा, पूरा का पूरा r होगा, लेकिन इसका भी परास कहाँ से कहाँ तक होगा, सिर्फ -1 से लेकर कहाँ तक 1 तक। दोनों के परास जो होते हैं वो सेम होते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा साइन और कॉस की अगर हम बात करेंगे तो जो साइन 0 अंश का मान होगा वही कॉस 90 अंश का मान होगा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स में चलते हैं। 0 से अगर आप 90 की ओर जा रहे हैं और इसमें 90 से अगर 0 की ओर आ रहे हैं तो मान समान होते हैं। ठीक, चलिए tan x का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, यक्ष जो है वो बिलोंग करेगा r में, बस कहाँ छोड़ करके 2n + 1 π/2 को छोड़ करके। ठीक, जहाँ n जो है वो इंटीजर है, n बराबर 1 2 3 जो भी रखेंगे, और इसका पूरा का पूरा जो परास होगा वो पूरा पूरा क्या होगा r होगा। क्योंकि आप देखते हैं tan 0, tan 30, tan 45 1 हो गया, अब 1 से बढ़ता जाएगा, फिर tan √3 आता है, tan 60 बराबर, फिर tan 90 बराबर क्या आता है इनफाइनाइट। ठीक, तो ये लगभग धीरे 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 ये क्या होते हैं, पूरी की पूरी आर को बताते हैं, पूरी की पूरी किसको संबोधित करते हैं, ये आर को। तो tan x का जो परास होता है वो पूरा पूरा आर होता है। कॉट का जस्ट इसी का उल्टा होगा। ठीक, जस्ट इसी का उल्टा होने का मतलब इसी का उल्टा होगा। यक्ष जो है वो बिलोंग करेगा आर से, लेकिन इसमें n पाई को छोड़ देंगे बस, और यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा आर होगा, क्योंकि आर का उल्टा आर ही होगा। ठीक, सेक एक्स सेम टू सेक एक्स यही होंगे, और ये कहाँ से कहाँ तक होंगे, -∞ से लेकर -1 तक। ठीक, 1 से लेकर 0 तक, ये दो चीजें हैं। अब यहाँ से जो चीजें आती हैं ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट्स नहीं है, लेकिन हाँ जानते रहिए कि माइनस ये जो सेक एक्स होता है ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं भैया, सेक एक्स का प्रांत और tan x का प्रांत दोनों सेम होते हैं। समझ आई नहीं, याद रखिएगा, सेक एक्स का प्रांत और tan x का जो प्रांत होगा वो दो के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन परास में क्या होती है, भिन्नता होती है। परास जो होती है इनकी कहाँ से कहाँ तक होती है, -∞ से लेकर -1 तक होती है। ठीक, -∞ से लेकर कहाँ तक होती है, -1 तक। अच्छा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें 0 नहीं होता है, बस इतना याद रखिए। सेक के परास में 0 नहीं आता है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं कि -∞ से लेकर कहाँ तक आता है, -1 तक, लेकिन 0 नहीं होता है, और फिर इधर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। समझ रहे हैं कि नहीं, चलिए cosec x का जो परास होगा वो किसके बराबर होगा, cot x के। ठीक, और इसमें भी वही चीजें होंगी जो sec x का होगा। ठीक, cosec और sec x की जो परास होते हैं वो सेम रहते हैं, प्रांत में क्या होती है, भिन्नता होती है। चलिए साइन इनवर्स x, x का क्या हो रहा है, साइन x का उल्टा है, तो जो इसका प्रांत होगा ये इसका परास बन जाएगा, जो इसका परास होगा वो इसका प्रांत बन जाएगा। देख लीजिए। ठीक, -1 से 1 तक क्या होगा, इसका प्रांत हो जाएगा, वहां वो क्या होता था, परास होता था, और जो इसका परास होगा वो -π/2 से लेकर कहाँ तक होगा, π/2 तक। क्यों, क्योंकि -π/2 से π/2 तक ये वैल्यू शो करते हैं। और cos इनवर्स x में भी -1 से 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई तक। कहाँ तक हो जाएगा, 0 से लेकर पाई तक। tan इनवर्स x में क्या होगा, -∞ से लेकर इनफाइनाइट तक। इसको कल अच्छे से समझ लेंगे हम सब, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। और -π/2 से लेके π/2 तक। कॉट इनवर्स x में भी जो प्रांत होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ से इनफाइनाइट तक, और परास कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई तक। साइन सेक इनवर्स x में भी -∞ -1, सेम चीजें वही रहती है, परास उल्टा हो जाता है, और इसमें बस चेंजेज होते हैं। ये बातें समझ में आ गई है, आगे की चीजें हम सब कल के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, ठीक है।